हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आज फिर हम जो है चैप्टर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 6 जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो अध्याय है यूनिट 4 के अंतर्गत आता है और एनसीईआरटी की जो बुक है आपकी उसमें चैप्टर 6 के इसमें दिया हुआ है, फर्स्ट वाली बुक के अंदर। और इसके अंदर जो सिलेबस है उसमें से 2-3-4 पॉइंट अपन ने लिए हैं कि आज अपन हो सकता है इनके ऊपर अपन बात कर लें। तो जो सिलेबस है वो पहला है फैराडे एवं हेनरी के प्रयोग, चुंबकीय फ्लक्स, फैराडे के प्रेरण के नियम, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल। कोशिश करेंगे कि इन 3-4 पॉइंट के ऊपर अपन बात करें आज। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फैराडे के और हेनरी के क्या प्रयोग थे जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। उन्होंने क्या प्रयोग थे और उसके आधार पर उन्होंने क्या देखा। तो एक कुंडली ली उन्होंने। जो देखिए यहाँ जो बात हुई ये आपकी बहुत बड़ी एक घटना जो है फैराडे ने और हेनरी के जो प्रयोगों से निष्कर्ष निकला उससे बहुत बड़ी एक विज्ञान के अंदर या यूँ कहें कि अपन आधुनिक ज़माने में जो हम जी रहे हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान इन प्रयोगों का है। अगर ये प्रयोग नहीं होते तो हो सकता है कि आज हम इस तरीके से बात भी नहीं कर रहे होते। क्योंकि जो हमने पहले अध्याय में पढ़ा है, जैसे पहला और दूसरा जो यूनिट थी उसके बाद में अपन ने जब पढ़ा था वहाँ पर, इसके बाद इससे पहले वाला जो अध्याय था चुंबक से पहले वाला जब अध्याय था जिसमें अपन गतिशील आवेश की बात करते थे कि आवेश को गतिशील किया जाता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अर्थात विद्युत फ्लक्स के मान में परिवर्तन करने पर उसके आसपास क्या हो रहा था, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था। और स्टेट ने कहा था ऐसा। अब उसको ठीक उस घटना के विपरीत फैराडे ने सोचा। फैराडे ने ये सोचा कि जब विद्युत फ्लक्स के मान में परिवर्तन करके अपन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं तो अपन चुंबकीय क्षेत्र के मान में यदि परिवर्तन करें तो कहीं ना कहीं विद्युत क्षेत्र में कोई घटना घटित होना चाहिए। क्या ये संभव है, यह सोच के और उसके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आया और उस हिसाब से उन्होंने उसके ऊपर कार्य करना चालू किया। बताते हैं ऐसा कि कार्य करते समय वो काफ़ी समय तक वो कोशिश करते रहे और कुंडली और चुंबक और सब उनके पास में हुआ करते थे और वो हमेशा जो है कुछ न कुछ प्रयोग करते रहते थे। अचानक उन्होंने एक दिन ये कोई कॉइल वगैरह पड़ी हुई होगी और चुंबक वगैरह था, उस कॉइल के साथ में धारामापी जुड़ा हुआ था और अचानक जो है चुंबक वहाँ से आसपास से उन्होंने गुजारी या गिरी है, जैसी भी घटना है, मतलब कुल मिला के। और वहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स जो एक वर्ड हम यूज़ करेंगे उसके बारे में बताएंगे अभी। चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन हुआ और उन्होंने देखा कि जो धारामापी था उसमें विक्षेप उत्पन्न हुआ। फिर उन्होंने उसको ढंग से करके देखा, कुंडलियाँ लेकर और 2-3-4 तरीके से उसको करके देखा हेनरी ने और फैराडे ने। और कहीं ना कहीं उनको रिजल्ट में ये मिला कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर यदि परिवर्तन होता है तो वहाँ विद्युत क्षेत्र भी पैदा किया जा सकता है। ये प्रयोग जो क्या थे, जल्दी शॉर्टकट में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या किया था उन्होंने। कि यहाँ पर मान लीजिए आपका एक कॉइल ले ली उन्होंने इस टाइप से, और कॉइल लेके और इसको जोड़ दिया यहाँ पर ये धारामापी से, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो है मैग्नेट लिया उन्होंने और मैग्नेट का ये एन सिरा लिया, एन सिरा लेकर और इसके पास में लेके आए इसको, इसके पास में यहाँ से लेके आए। पास में लेके आते ये तो ये जो इसका जो धारामापी का जो विक्षेपक है ये एक तरफ हो जाता, कहीं ना कहीं इसमें डिफ्लेक्शन शुरू हो जाता था। कुछ भी टच नहीं किया इसको, कुछ नहीं किया। यदि ये स्थिर है तो ये कांस्टेंट रहता, 0 पर रहता, बीच में इस प्रकार का रहता है तो ये 0 पर रहता। और जैसे इसको पास में लेके आते ये इसको विक्षेपित हो जाता धारामापी में, मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर विद्युत धारा उत्पन्न होती थी। तो जब ये इसको इधर लेके आते तो विक्षेपित हो जाता था। जब इसको ये वापस यहाँ से दूर ले जाते, एन सिरे को वापस दूर ले जाते मैग्नेट के, तो भी ये विक्षेपित हो जाता। अब इसकी दिशा इधर हो जाती, इस तरफ हो जाती, लेकिन ये विक्षेपित हो जाता था।
तो उन्होंने क्या किया, एक प्रयोग के अंदर कि मैग्नेट लिया, मैग्नेट का एन सिरा कुंडली के पास में जैसे वो लेके आते धारामापी में विक्षेप उत्पन्न हो जाता, उसकी दिशा एक तरफ होती, जैसे ही उसको वापस दूर ले जाते फिर से विक्षेप उत्पन्न हो जाता। यदि उसको स्थिर रखते तो कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता। तो एक प्रयोग तो फेराडे ने ये देखा। फिर उन्होंने क्या करा कि इसकी ध्रुवता चेंज कर दी, ध्रुवता चेंज कर दी मतलब फिर इसको एस कर दिया, एस वाला सिरा इधर ले लिया और इधर एन वाला सिरा ले लिया, एस वाला सिरा इधर लिया और फिर इसको पास में लेके आए, पास में लेके आए तो अब इसके विक्षेप में पहले एन में ये इधर जा रहा था, एस में इधर जाने लगा, दिशा चेंज हो गई। फिर इसको वापस दूर ले गए तो फिर से ये इधर जाने लग गया। तो ध्रुवता चेंज कर कर भी इन्होंने पास में चुंबक को लाकर देखा और ये पाया कि इसके अंदर लगातार विक्षेप आ रहा है और चेंज हो रहा है। यदि उसको इस चुंबक को स्थिर रख दिया जाए तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। फिर उन्होंने और भी एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने एक कॉइल ली, बंद कॉइल ली ऐसी है, यहाँ पर आपका जो है यहाँ पे लगा दिया धारामापी, इसको एक अक्ष के परिधि घुमाया और यहाँ मैग्नेट रखी, यहाँ मैग्नेट रखी एन एस, ये मैग्नेट रखी और मैग्नेट और इसको घुमाया, ऐसे राउंड अप कराया जैसे अपनी बॉल होती है ना होती, इस टाइप से इसको घुमाया तो कॉइल घूमी तो इसके अंदर विक्षेप उत्पन्न हुआ। कहने का मतलब फिर उन्होंने मैग्नेट को स्थिर रखा, कॉइल को आगे पीछे ले गए तो भी इसमें जो है विक्षेप उत्पन्न हुआ। फिर उन्होंने यहां पर इसको हटा दिया, चुंबक को हटा दिया। ये सभी प्रयोग हैं, ये सब प्रयोग हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रयोग हैं। फिर उन्होंने क्या किया कि यहां पर एक दूसरी कॉइल ले ली और एक दूसरी कॉइल लेकर और यहां पर इसके अंदर करंट फ्लो किया, और करंट के मान में परिवर्तन किया। तो अपन जानते हैं कि जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया इसके आसपास, इसको फिर पास में लेके आए, ये चुंबक की भांति कार्य करने लग गया। तो इसको जब इसके पास में लेके आए तो यहां पर फिर से डिफ्लेक्शन हुआ, इस कॉइल को फिर दूर ले गए तो फिर से डिफ्लेक्शन हुआ। कहने का मतलब कहीं न कहीं मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन करवाया गया, बार बार चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करवाया गया और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन कराने से अपने आप जो है एक दूसरी बद्ध कुंडली या बंद कुंडली के अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने लगा बाय इंडक्शन, प्रेरण के कारण, सिर्फ इसकी प्रेरणा के कारण इसके अंदर जो है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने लगा। इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा गया। और ये जितने भी प्रयोग थे ये सब हेनरी के और फेराडे ने मिलकर प्रयोग किए थे और इनके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि यदि किसी बद्ध चुंबकीय कुंडली, कोई विद्युत कुंडली है, कोई कॉइल है, उस कॉइल के पास में चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन किया जाता है, उस कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है या प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ये फेराडे ने अपने प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष निकाला। तो ये पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, ये सेकंड पॉइंट जो है इसका वो है फ्लक्स के बारे में कि चुंबकीय फ्लक्स, हम इसमें बाद में बोल देंगे शॉर्टली, जो विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन है उसको हम बोल देंगे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। तो अब चुंबकीय फ्लक्स, वैसे आप फ्लक्स वर्ड से परिचित हैं, हमने विद्युत फ्लक्स की बात कर रखी है, यूनिट फर्स्ट के अंदर विद्युत फ्लक्स की बात कर रखी है। सेम चीज आपकी यहाँ पर भी है। वहां पर हम विद्युत बल रेखाओं की संख्या की बात करते थे, यहाँ पर आप जो है चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की बात करेंगे। तो जैसे कोई भी एक तल होता है, जैसा हमने उसमें भी देखा था कि एक कोई क्षेत्रफल है, कोई तल है, उस तल के ये जो है तल के लंबवत क्या रहेगा, तल के लंबवत जो वेक्टर रहता है ना, वेक्टर सदिश अपन बोलते थे जिसको कि तल के लंबवत है, ये वेक्टर सदिश है। और ये वेक्टर सदिश इसको इस प्रकार से अपन रखें कि मान लीजिए ये इसके क्षेत्रफल
या इसका जो क्षेत्र है इसके साथ यदि ये थीटा कोण बनाता है वेक्टर सदिश। अब ये यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, ये थोड़ी चीज़ समझ में नहीं आती है, तो यहाँ मैं आपको कैसे स्पष्ट करूँ इसको कि जो आपका क्षेत्र सदिश बोलते हैं, क्षेत्र सदिश हमेशा तल के लंबवत होता है। ये जो तल होता है इस तल के लंबवत क्षेत्र सदिश होता है, और ये आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र सदिश के बीच यदि थीटा कोण होता है तो यहाँ पर जो चुंबकीय फ्लक्स है फाई बी ये ए यदि इसका इस पूरे इसका क्षेत्रफल है तो फाई बी इज इक्वल टू या फाई इज इक्वल टू होगा बी ए कॉस थीटा। ये चुंबकीय फ्लक्स का मान होगा, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, कॉस थीटा। जहां पर थीटा क्या चीज है, थीटा जहां पर जो है क्षेत्र सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कोण है, क्षेत्र सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कोण है। अब यदि अपन ये तो फार्मूले वाली बात हो गई। यदि हम बात करें कि व्यवहारिक रूप में अपन इसको कैसे बोलेंगे, तो हम कहते थे कि किसी भी एक तल के अंदर जितनी बल रेखाएं गुजर सकती है उन बल रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है तो चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। मान लीजिए आपका जैसे ये एक तल है, ये पूरा तल है, तो इस तल के अंदर से होके कितनी बल रेखाएं गुजर रही है। अब इसके अंदर से कितनी बल रेखाएं गुजर रही है, उन बल रेखाओं की संख्या को अपन क्या बोलेंगे, चुंबकीय फ्लक्स बोलेंगे। और चुंबकीय फ्लक्स को अपन फाई से डिनोट करते हैं। यदि चुंबकीय क्षेत्र का मान b है, इस तल का क्षेत्रफल a है, और बनने वाला कोण यदि थीटा है, क्षेत्र सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य बनने वाला कोण यदि थीटा है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होगा, है ना। अब यहाँ पर ये बात थीटा की जो बात है, जो मैं कह रहा था कि इसको समझने में दिक्कत आती है, थीटा क्या चीज है, ये तो आपका तल है, इस तल के ठीक लंबवत जो रहता है वो आपका क्षेत्र सदिश कहलाता है ना, इस टाइप से वेक्टर ये वाला। अब यदि आपका चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, मतलब यदि मैक्सिमम बल रेखाएं इधर से गुजर रही है ऐसे, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी इस तरफ होगी, और जो आपका क्षेत्र सदिश है उसकी दिशा भी इस तरफ है, मतलब बी भी इस तरफ है, और जो आपका ए ले रहे हैं इसको, या जो भी चीज आप ले रहे हैं, ये आपका थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। इस तरफ आपका बी भी इस तरफ है और ए भी इस तरफ है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा आपका जो है 0 डिग्री हो जाएगा। तो जब 0 डिग्री एंगल रहेगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षेत्र सदिश दोनों की दिशा जब है समानांतर है, तो ऐसी स्थिति में अधिकतम चुंबकीय बल रेखाएं इसके अंदर गुजरेगी। फिर इस तल को यदि अपन घुमाते घुमाते ऐसे आते हैं, ऐसे लाते हैं, ऐसे लाते हैं, ऐसे हो जाता है, बिल्कुल ऐसे हो जाता। तो अब बी तो इस तरफ है और आपका जो है ये क्षेत्र सदिश इस तरफ है, तो दोनों के बीच में कितना कोण हो गया, बी तो इस तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र तो इस तरफ है ही सही, और ये कितना हो गया, ये आपका क्षेत्र सदिश हो गया, दोनों के बीच में 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि बल रेखाओं की संख्या बहुत कम हो गई, क्योंकि अगर यूं होगा तो इस तल से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ से तो बल रेखाएं बहुत कम अंदर जा रही है। तो जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगा तो उस समय चुंबकीय फ्लक्स का मान न्यूनतम लगभग 0 होगा। जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा बल रेखाएं इसके अंदर से होकर गुजरेगी, और उस समय चुंबकीय फ्लक्स का मान अधिकतम होगा। तो इस फार्मूले से भी हम देख सकते हैं कि इस फार्मूले के अंदर भी यदि अपन देखें कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री अगर रखें अपन, तो फाई इज इक्वल टू बी ए, और cos 0 कितना होता है, cos 0 1 होता है, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ए, मतलब मैक्सिमम फ्लक्स हो गया ये। यदि आप थीटा इक्वल टू 90 रखें, थीटा इक्वल टू कितना रखा, 90 रखा, थीटा इक्वल टू 90 रखा, तो फाई बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी ए cos 90, है ना। cos 90 कितना होता है, 0 होता है, तो फाई बी इज इक्वल टू 0, है ना, मिनिमम। तो देखिए दोनों मैंने आपको प्रैक्टिकली भी करके बताया कि किस प्रकार से थीटा की वैल्यू के ऊपर, मतलब तल के झुकाव के ऊपर चुंबकीय फ्लक्स डिपेंड करता है कि उस तल के अंदर से कितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रहेगी। ठीक है, ये तो सामान्य तौर पे भी अपन प्रैक्टिकली भी अपन समझ सकते हैं कि अगर कोई पूछता है कि भाई चुंबकीय फ्लक्स कितना है, चुंबकीय फ्लक्स किसको बोलते हैं, तो कि किसी तल के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अब तल
ये तल है, इस तल के लंबवत मतलब ऐसे ऐसे जितनी भी बल रेखा है इसके अंदर, मान लीजिए 50 बल रेखाएं इसमें से होकर गुजर रही है, तो चुंबकीय फ्लक्स 50 हो जाएगा उसका, है ना। अब यदि इसको ये इस कंडीशन में बी भी इधर है, क्षेत्र सदिश भी इधर है, मतलब थीटा 0 है, तो ज्यादातर बल रेखाएं 50 तीर इधर से जा रहे हैं ऐसे। अब इसको यूं करोगे तो धीरे धीरे तीरों की संख्या कम होती जाएगी, और ये बिल्कुल इस टाइप से यदि हो गया तो इस समय जो है थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि क्षेत्र सदिश तो इधर है और आपका चुंबकीय क्षेत्र इधर है, तो दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री हो जाएगा तो उस समय तीर बहुत कम जाएंगे, लगभग 0 जाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर इसमें क्लियर कर दी कि किस तरीके से अपन φ = BA cos θ इसको लिखेंगे। और यदि A.B की बात करें तो हम φ = B.AB इसको लिख सकते हैं, जो आपका डॉट प्रोडक्ट वाला फार्मूला है वो यूज़ करके, और इसको φ = BAB हम लिख सकते हैं। तो ये चुंबकीय फ्लक्स के बारे में मैंने आपको समझा दिया कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से उसके लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और चुंबकीय फ्लक्स का मान कब अधिक होगा, जब वो तल थीटा की वैल्यू कितनी हो, 0 डिग्री हो, अर्थात तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। और दूसरा कब न्यूनतम होगा, जब चुंबकीय क्षेत्र जो है चुंबकीय क्षेत्र के वो तल जो क्या हो, समानांतर हो, मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो। अब इसमें जो इसका बात करते हैं विमी सूत्र की, तो विमी सूत्र की भी बात आप कर सकते हो। विमी सूत्र आप डायरेक्ट निकाल के देख लेना। ml जो है इसका ml स्क्वायर t⁻⁻2 a⁻−1, ये इसका विमी सूत्र आएगा चुंबकीय फ्लक्स का। इसमें इसका मात्रक CGS में मैक्सवेल होता है, और जब हम बात करते हैं SI की, तो SI में अपन ने पहले भी देखा था, वेबर होता है, इससे पहले भी हम इसको देख चुके हैं। तो ये आपका जो है फैराडे एवं हेनरी के प्रयोग हो गया। चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हो, कब चुंबकीय फ्लक्स का मान अधिकतम होता है, कब चुंबकीय फ्लक्स का मान न्यूनतम होता है, इसके ऊपर अपन ने बात करी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आपका है, अगला पॉइंट जो है वो है आपका फैराडे के प्रेरण के नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम। तो फैराडे ने जो है 2 नियम दिए थे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के। और वास्तव में जो प्रथम नियम था वो ये बताता था कि कैसे प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न होता है, और दूसरा नियम था कि वो कितना होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, जो प्रेरित विद्युत बल कैसे उत्पन्न होता है ये फर्स्ट नियम शो करता है, और कितना उत्पन्न होगा ये सेकंड नियम शो करता है। तो वास्तव में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात अगर हम करें तो हम क्या कहते थे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अंदर हमने जो प्रयोग देखे उस प्रयोग के आधार पर हमने परिभाषा दी थी कि एक चुंबक और एक कुंडली को लेकर उनके मध्य यदि अपेक्षित गति कराई जाए, मतलब या तो चुंबक को आगे लाया जाए, कुंडली को स्थिर रखा जाए, या चुंबक को स्थिर रख के कुंडली को उसकी तरफ ले जाया जाए, या दोनों को एक दूसरे के साथ में चलाया जाए, तो आपेक्षिक गति कराई जाए। आपेक्षिक गति कराई जाए मतलब दोनों को एक साथ, या एक को रख के दूसरे को ले जाए, दूसरे को रख के पहले को ले जाए। तो जब एक चुंबक और एक कुंडली के मध्य अपेक्षित गति कराई जाती है तो कुंडली में क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते थे, है ना। जो भी हमने प्रयोग देखे उसमें यही है कि एक चुंबक और एक कुंडली को जब अपेक्षित गति कराई जाती है तो कुंडली के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है ना। और यदि कुंडली बंद होती है तो उसमें जो है धारा बहने लग जाती है, इसे हम क्या कहेंगे, प्रेरित विद्युत धारा भी हम कहते हैं। और यही घटना जो है पूरी क्या कहलाती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। मैं फिर से एक बार बता दूं आपको, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। तो हमें बहुत सामान्य तौर पे लिखना है कि जब किसी कुंडली और चुंबक के मध्य अपेक्षित गति कराई जाती है तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिससे कि उसके अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और प्रेरित विद्युत धारा बहने लगती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्लियर हुआ होगा। अब फैराडे ने जो नियम दिए थे वो 2 नियम दिए थे। तो पहला नियम लगभग वही बात कहलाता है जो उसकी डेफिनेशन है कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है, मतलब वही चीज़ है। जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, मतलब वही कॉइल ले रखी है अपन ने और उससे रिलेटेड, तो जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये पहला नियम क्या है,
कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। वो क्या वो बात है, इस विद्युत वाहक बल का अस्तित्व उस समय तक रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहे। बता रहा, पास में लेके आएंगे तो विक्षेप बताएगा, दूर लेके जाओगे तो विक्षेप बताएगा, अगर आपने स्थायी रख दिया उसको तो विक्षेप नहीं बताएगा। तो फर्स्ट नियम क्या कहता है, मैं फिर से एक बार बता देता हूं आपको कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का अस्तित्व उस समय तक रहता है जब तक कि उसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहता है। क्लियर? पहला नियम क्लियर हुआ। सेकंड नियम, पहला नियम किसके बारे में बता रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल कैसे पैदा हो रहा है, इसके बारे में बता रहा है। दूसरा जो नियम है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा वो बताता है। तो द्वितीय नियम क्या कहता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर मतलब जो आपका चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ लाइंस, बल रेखाओं की संख्या। तो बल रेखाओं की संख्या कितने समय में कितनी बदल रही है, शुरू में 50 जा रही है उस तल के अंदर, फिर 25 हुई, फिर 10 हुई, फिर 9 हुई, फिर 5 हुई। तो द्वितीय नियम आपका क्या कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये फैराडे का जो है आपका दूसरा वाला नियम है। अब इसमें हम मान लें कि माना कोई टाइम के t1 के ऊपर जो है चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना है, φ1 है, ठीक है। फिर थोड़े समय बाद में जो है फ्लक्स में परिवर्तन होकर और फ्लक्स हो गया आपका φ2, इस समय आपका समय था t2। तो जो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो द्वितीय नियम है, उस द्वितीय नियम के अनुसार जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर जो होगी, परिवर्तन की दर ये अनुक्रमानुपाती होगी किसके, जो है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स में कितना हो रहा है, φ2 माइनस φ1 परिवर्तन हो रहा है और समय में t2 माइनस t1 यानी कि t मान लें अपन कि t के बराबर होगा। और इसको जनरली इसे ही बताते हैं, E इज इक्वल टू φ2 माइनस φ1 अपॉन t। यदि इसको अपन हटाएंगे तो E इज इक्वल टू माइनस चिन्ह आ जाता है, -1 उसकी वैल्यू हो जाती है और φ2 माइनस φ1 अपॉन t। अब ये इसकी माइनस चिन्ह जो है इसका दिशा को शो करता है, डायरेक्शन को शो करता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को शो करता है कि चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है वो उसका विरोध करता है। ये माइनस चिन्ह ये है कि उसमें होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। कैसे करता है, चलो इस पर भी अपन थोड़ी सी बात कर लेते फटाफट जल्दी से। मान लीजिए ये आपकी कॉइल है ना, इस कॉइल के पास में आप जो है इसका ये एन सिरा लेके आए हो। एन सिरा जब इसके पास में लेके आते हो आप, तो ये जो कुंडली का ये वाला जो सिरा है, ये सिरा खुद एन ध्रुव की भांति व्यवहार करने लग जाता है, एन ध्रुव की भांति व्यवहार करने लग जाता है। और जैसे इसको आप पास में लेके आओगे, हम जानते हैं कि इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसकी दिशा होती है तो दिशा के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको जैसे ही आप इधर लेके आ रहे हो तो इसके ऑटोमेटिक जो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार से हो जाएगी कि ये जो सिरा है ये एन ध्रुव की भांति कार्य करने लगेगा। एन ध्रुव की भांति कार्य करने लगेगा तो आप इसको पास में लेके आ रहे हो तो ये इसका विरोध करेगा, इसको पास में लाने का विरोध करेगा और उसी के खिलाफ उनको फोर्स लगाना पड़ता है और हम इसको यहाँ लेके आते हैं। तो यहाँ जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन किस टाइप से रहेगी, मान लीजिए इस टाइप से अपना एन वाला सिरा हमने बताया था इससे पहले वाले में भी कि यहाँ पर ये इस टाइप से इसका डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन कैसे है, इस टाइप से है ना, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यदि डायरेक्शन हो रही है यहाँ पर तो ये सिरा जो है ये एन ध्रुव की भांति कार्य करने लगेगा। और यदि हम इस टाइप से लेते हैं, है ना, ये ऐसा करंट फ्लो हो रहा है इस टाइप से, मतलब क्लॉकवाइज यदि करंट फ्लो हो रहा है तो वो सिरा काई का एस ध्रुव की भांति कार्य करेगा। एंटी क्लॉकवाइज यदि कर रहा है तो वो एन ध्रुव की भांति कार्य करेगा। ये हमने पहले देखा है वहां पर। तो ये एन ध्रुव की भांति यदि वर्क कर रहा है, इसका मतलब उसमें करंट फ्लो कौन सा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में हो रहा है।
तो जब प्रेरित करंट फ्लो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में यहाँ पर जैसे ही हो रहा है और हम एन को पास में ला रहे हैं, एन को हम पास में ला रहे हैं, तो ये एन ध्रुव बन गया, ये एन ध्रुव बन गया, तो ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, पास में आने का विरोध करेगा, इसलिए हमने इसको माइनस साइन लगाया। यदि इसको हम जैसे ही दूर लेके जाते हैं, दूर लेके जाते हैं एन सिरे को, तो इसकी करंट की दिशा बदल जाएगी। अब ये जो है क्लॉकवाइज चलने लग जाएगा, करंट क्लॉकवाइज चलने लग जाएगा, मतलब ये एस ध्रुव की भांति व्यवहार करने लग जाएगा। ये एस ध्रुव की भांति व्यवहार करने लगा, तो ये इसको हम दूर ले जा रहे हैं, तो दूर ले जाने का विरोध करेगा, ये इसको पास में लाना चाहेगा। तो दोनों स्थिति में चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है, उस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध होता है, तभी प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होता है। तो इसलिए यहाँ पर अपन इसमें नेगेटिव साइन का यूज करते हैं, ऋणात्मक चिन्ह यहाँ पर हम उपयोग में लाते हैं। छोटा सा समय अंतराल ले लिया, जो आपका ये डेल टी है, एक्चुअली ये T2 माइनस T1 क्या है, डेल टी है ना। तो ये जो समय अंतराल है, ये यदि बहुत छोटा सा ले लें, अपन सूक्ष्म ले लें, तो हम लिमिट लगा देते हैं। लिमिट लगा के हम क्या करते हैं कि E इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू 0 और जो है आपका डेल फाई अपॉन डेल टी। ये क्या है, ये भी डेल फाई है, वास्तव में ये डेल फाई है और ये डेल टी है, तो डेल फाई अपॉन डेल टी। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। तो सेकंड रूल जो है वो अधिकतर इसी फॉर्म में रहता है कि ई इज प्रोपोर्शनल टू डेल फाई अपॉन डी टी या डी फाई अपॉन डी टी। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि इसको प्रोपोर्शनल चिन्ह अपन रखें, तो यहाँ से अपन इसको डायरेक्ट याद रख लेते हैं सेकंड रूल को, ई इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई अपॉन डी टी। फाई क्या चीज है, चुंबकीय फ्लक्स, डी बाई डी टी क्या है, परिवर्तन की दर, ई क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, यह सेकंड नियम है। तो ये दोनों रूल जो है फैराडे के दोनों रूल आपको समझ में आए होंगे। अब और एक और पॉइंट पर अपन जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है परीक्षा के अंदर और बहुत इजी है। लेंज का नियम लिखिए तथा बताइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। ये वाला क्वेश्चन भी परीक्षा में आता है। तो लेंज का नियम देखिए, लेंज जो थे उन्होंने ये बताया था कि मैं जनरली पढ़ाते पढ़ाते कहता हूँ लेंज का नियम क्या है। लेंज का नियम जो है एक अच्छे बाप की बिगड़ी औलाद, मतलब बाप की वजह से बेटा पैदा होता है ना, लेकिन वो उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वो पैदा हुआ है। तो ये एक अलग ट्रिक होती है समझने की। हालांकि यहाँ पर जो लेंज का नियम है, वो लेंज का नियम अपन यही बोलते हैं कि किसी भी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार से होती है, जो अपना प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होता है उसकी दिशा इस प्रकार से होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो पैदा हुआ है या वो स्वयं उत्पन्न हुई है। तो ये जो चीज है यही उसका सटीक एग्जाम्पल है जो मैंने अभी आपको समझाया था कि आप जो है इसको एन को पास में लेके आ रहे हो, एन ध्रुव को पास में लेके आ रहे हो, तो एन ध्रुव के कारण इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है। इस सिरे पर बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, एन ध्रुव के कारण। एन ध्रुव के कारण चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है और उसकी वजह से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। क्लियर हुआ आपको। एन ध्रुव को हम इसके पास में लेके आए, इसका मतलब यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हुआ, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या का मान बढ़ गया, पास में लेके आए तो बढ़ गया, और बढ़ने के कारण यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल हुआ, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हुई। तो ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, एन बन गया। जैसे ही ऐसा होना चालू हुआ ये अपने आप क्या बन गया, एन ध्रुव बन गया। एन ध्रुव बन गया और उस कारण का विरोध कर रहा है कि इसको पास में क्यों ला रहे हो, उसका विरोध कर रहा है, इसको प्रतिकर्षित कर रहा है। फिर जब हम इसको दूर ले जा रहे हैं तो बल रेखाओं की संख्या में क्या हुई, कमी हुई। फिर चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ, तो बल रेखाओं की संख्या में कमी हुई, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ, फिर से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया। लेकिन अब ये विरोध कर रहा है, क्या विरोध कर रहा है कि इसको दूर क्यों ले जा रहे हो, मतलब ये खुद कैसा बन गया, एस ध्रुव बन गया और इसको खींचने की कोशिश कर रहा है।
तो लेंज ने यही बताया था कि किसी परिपथ के अंदर जो प्रेरित धारा होती है उसकी दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। क्लियर हुआ होगा आपको? वो उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। पास में आने के कारण उत्पन्न हो रही है तो पास में आने का विरोध करेगी, दूर ले जाने के कारण उत्पन्न हो रही है तो दूर ले जाने का विरोध करेगी, और दिशा अपने आप बदल जाएगी, और दिशा बदलते ही इस कुंडली की पोलरता चेंज हो जाएगी, ध्रुवता इसकी चेंज हो जाएगी और वो ऑटोमेटिक उस तरीके से वर्क करने लग जाएगी। तो लेंज का नियम आपको समझ में आया होगा। लेंज के नियम अनुसार क्या कहता है लेंज का नियम, कि किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। अब इसके साथ में टैग में आता है कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। बताइए या सिद्ध कीजिए कि लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। तो देखिए बहुत सिंपल है कि जब हम एन ध्रुव को कुंडली के पास में लाते हैं, एन ध्रुव को अपन कहाँ लाते हैं? कुंडली के पास में लाते हैं। कुंडली के पास में लाते हैं तो जो ये चीज जो क्या होती है, ऑटोमेटिक कुंडली के पास में ला रहे हैं तो ये वाला जो कुंडली का सिरा है ये एन ध्रुव की भांति व्यवहार करने लग जाता है। एन ध्रुव की भांति व्यवहार करने लग जाता है तो ये इसको प्रतिकर्षित करता है ना, प्रतिकर्षित करेगा। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो ये एन ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, दूर करने का प्रयास करेगा। तो हमको इसको पास में लाने के लिए बल लगाना पड़ता है, हमको इसको पास में लाने के लिए बल लगाना पड़ेगा, वो पास में लाने के लिए कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य जो है इसमें विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि देखो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम ये होता है कि हम कहते हैं कि भाई ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है नहीं नष्ट किया जा सकता है। तो यहाँ तो हो रहा है ना, यहाँ तो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, विद्युत ऊर्जा, जबकि हमने तो कुछ भी नहीं किया। अगर ऐसा देखे जाए तो हमने कुछ नहीं किया, खाली चुंबक को यूं तो लाया इधर से, तो इसको तो हमने छुआ भी नहीं, फिर भी यहाँ पे विद्युत ऊर्जा कैसे उत्पन्न हो रही है? तो विद्युत ऊर्जा जो है आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार कन्वर्ट हो रही है। कौन सी कन्वर्ट हो रही है? उत्पन्न नहीं हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। कन्वर्ट हो रही है, कैसे कन्वर्ट हो रही है? तो वो ये बताया गया है लेंज ने कि जब आप एन ध्रुव को पास में लेके आते हो, एन ध्रुव को पास में लेके आते हो तो इसका जो कुंडली का ये वाला सिरा है वो एन ध्रुव की भांति व्यवहार करने लग जाता है, जो इसको प्रतिकर्षित करता है, और इस प्रतिकर्षण के विरुद्ध हमको इसको यहाँ तक लाने में कार्य करना पड़ता है, पास में लाने में फोर्स लगाना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य जो है इसके अंदर विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, जब हम इसको दूर ले जाते हैं, देखो अब इसको वापस हम जब दूर ले जाते हैं, एन को दूर ले जा रहे हैं, एन को दूर ले जा रहे हैं तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है फिर से, और फिर से ये ऑटोमेटिक ये सिरा काय में बदल रहा है? एस ध्रुव में बदल रहा है। ये अपने आप एस ध्रुव में बदल जाएगा तो ये क्या करेगा? इसको खींचने की प्रयास करेगा, एन को अपनी तरफ आकर्षित करने का। तो हमको इसको दूर ले जाना है, तो हमको इसको दूर ले जाने में फिर से कार्य करना पड़ेगा। तो फिर हम इसको दूर ले जाने में जो कार्य करते हैं वही कार्य जो है इसके अंदर विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो कुल मिला के ये है कि यहाँ पर जो यांत्रिक ऊर्जा है जो हम कार्य कर रहे हैं वो यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो रही है। इस प्रकार लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। तो ये दोनों पॉइंट्स भी इसमें ऊर्जा संरक्षण के नियम के लिए हम लिख देंगे कि लेंज का नियम कैसे ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। तो हम लिख देंगे कि जब हम एन ध्रुव को पास में लेके आते हैं तो कुंडली का जो सिरा है वो एन ध्रुव की भांति कार्य करने लग जाता है, जिससे कि उसको हमको पास में लाने में कार्य करना पड़ता है, और वही कार्य जो है इसके अंदर विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जब हम एन ध्रुव को, चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो कुंडली का वह सिरा एस ध्रुव की भांति कार्य करने लग जाता है, और वो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। हमें उसको उसके आकर्षण बल के विरुद्ध दूर ले जाना होता है, और वही किया गया कार्य जो है यांत्रिक कार्य इसमें विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इस प्रकार से यांत्रिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इसलिए ये जो लेंज का नियम है ये ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है कि लेंज का नियम लिखिए तथा बताइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। ये कई बार पूछा हुआ प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आज का जो टॉपिक है वो इतना ही मैं रखता हूँ। तो हमने 3-4 टॉपिक अच्छे से आपके एनसीईआरटी की बुक को भी आप देखिए, और 3-4 टॉपिक हमने कवर किए हैं, अच्छे से उस पर डिस्कस किए। सबसे पहले हमने
फेराडे और हेनरी के प्रयोगों के बारे में डिस्कस किया है। चुंबकीय फ्लक्स बहुत अच्छी तरीके से हमने समझा कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, मात्रक क्या होता है, कैसे उसका फार्मूला आता है, थीटा उसमें क्या होता है। फेराडे के प्रेरण के जो दोनों नियम है वो हमने बहुत अच्छी तरीके से देख लिए हैं। लेंज का नियम क्या है ये हमने बहुत अच्छी तरीके से देखा है, और लेंज का नियम कैसे ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है ये भी हमने देखा है। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार के मैं वीडियो आपको आगे देता रहूं। धन्यवाद, थैंक यू।